क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ महान करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत हर बार आपको रोक देती है? जैसे कुछ अंदर से आपको खींचकर वापस ले जाता है और कहता है अभी नहीं, बाद में करना। तो यह किताब द वॉर ऑफ आर्ट आपके लिए है। यह किताब आपके अंदर के उस डर, उस आलस्य और उस झूठ से लड़ने की कला सिखाती है जो आपके सपनों और आपके बीच दीवार बनकर खड़ा है। इस किताब को लिखा है स्टीवन प्रेसफील्ड ने, जो एक जाने माने लेखक और स्क्रीन राइटर है। उन्होंने अपने जीवन के कई साल संघर्ष करते हुए बिताए। कभी ट्रक चलाया, कभी नौसेना में रहे, और तब जाकर उन्होंने यह गहराई से समझा कि एक कलाकार या क्रिएटिव इंसान का असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंदर के शैतान से होता है। यही समझ उन्होंने इस किताब में शब्दों के रूप में डाली है। इस किताब में कुल 3 भाग हैं, हर एक में एक गहरा संदेश छिपा है। और अब एक जरूरी बात, मैं इमरान खान, आपका अपना दोस्त, स्किल फाल्कन पर हर सोमवार और शनिवार सुबह 10 बजे एक नई और पूरी तरह से गहराई में उतरी हुई किताब की समरी लेकर आता हूँ। हमारी समरी थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन उसका कारण है, हम केवल किताब का सार नहीं बताते, हम आपको उस किताब को जीने का तरीका बताते हैं। हम हर विचार के पीछे की भावना को पकड़ते हैं, हर अध्याय में छिपे जीवन के सबक को बाहर निकालते हैं और उसे आपके दिल तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करने और बदल जाने के लिए होती हैं। और इसी सफर में हम हर सप्ताह 2 बार एक नई किताब के जरिए आपको जोड़ते हैं उस सोच से जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए आज की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने भीतर के उस सबसे बड़े दुश्मन रेजिस्टेंस को हरा सकते हैं और अपनी सच्ची शक्ति से जुड़ सकते हैं। पार्ट 1, रेजिस्टेंस, डिफाइनिंग द एनिमी। प्रतिरोध, दुश्मन की पहचान। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ महान करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको रोक लेती है? जैसे ही आप लिखने बैठते हैं, ध्यान भटकने लगता है। जब आप व्यायाम करने की सोचते हैं, अचानक आपको थकान महसूस होने लगती है। जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तब डर, शंका और बहाने सामने आ जाते हैं। इस अदृश्य दीवार को ही स्टीवन प्रेसफील्ड ने एक नाम दिया है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। यह भाग इसी रहस्यमय, चालाक और विनाशकारी शक्ति की पहचान करवाता है जो हमारे अंदर छिपी होती है। यह भाग हमें बताता है कि यह प्रतिरोध क्या है, कैसे काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। प्रतिरोध एक आंतरिक शत्रु है, यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह हम खुद है। जब हम टाल मटोल करते हैं, जब हम डर के कारण कोई कदम नहीं उठाते, जब हम सोचते हैं कि अभी समय सही नहीं है, प्रेसफील्ड कहते हैं, रेसिस्टेंस विल टेल यू एनीथिंग टू कीप यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क। इट विल परजर, फैब्रिकेट, इट विल सेड्यूस यू। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लाइंग एंड ऑलवेज फुल ऑफ शिट। अर्थात प्रतिरोध तुम्हें काम से दूर रखने के लिए कुछ भी कहेगा, यह झूठ बोलेगा, बहकाएगा, यह हमेशा झूठा होता है और धोखे से भरा होता है। प्रतिरोध तब आता है जब आप अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यह तब आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो या बेवजह समय बर्बाद कर रहे हो। यह तब आता है जब आप कुछ सार्थक, कुछ अर्थपूर्ण, कुछ क्रांतिकारी करने की ठानते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। प्रेसफील्ड बताते हैं कि प्रतिरोध हर जगह है। यह लेखक को लिखने से रोकता है, कलाकार को चित्र बनाने से, उद्यमी को अपना व्यवसाय शुरू करने से, प्रेमी को अपने प्यार का इजहार करने से, रोगी को स्वस्थ जीवन अपनाने से। यह हर उस कार्य में सामने आता है जो हमें आत्मा की गहराई से बुलाता है। प्रतिरोध का सबसे बड़ा हथियार है डर। डर की लोग क्या कहेंगे? डर की हम असफल हो सकते हैं। डर की हम सफल हो भी गए तो क्या होगा? यह डर इतना असली लगता है कि हम खुद को समझा लेते हैं कि अब भी नहीं, कल करेंगे, टालते हैं और प्रतिरोध जीतता रहता है। लेखक कहते हैं, रेसिस्टेंस विल bury you in fear, shame, self-doubt and rationalization until you no longer try। यह पंक्ति गहराई से दिल को चीरती है। प्रतिरोध धीरे धीरे हमें इस हद तक तोड़ देता है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। एक वास्तविक उदाहरण लीजिए। रवि एक युवा जो लेखक बनना चाहता था। उसके पास विचार थे, भावनाएं थीं और एक जुनून था। लेकिन हर बार जब वह लिखने बैठता, उसे लगता शायद मैं अच्छा नहीं लिख सकता। उसने अपने मन को समझाया, अभी नौकरी जरूरी है, बाद में लिखूंगा। लेकिन यह बाद में कभी नहीं आया। सालों बीत गए और रवि अब भी ऑफिस में बैठा हुआ, अधूरे ख्वाबों की राख में खोया हुआ है। यह प्रतिरोध की जीत है। प्रेसफील्ड यह भी बताते हैं कि प्रतिरोध आपको भ्रम में डालता है। वह कहता है, सबसे पहले घर के काम कर लो, फिर लेखन करना, या थोड़ा और आराम कर लो, फिर ध्यान लगाना।
ये बातें सुनने में सही लगती हैं, लेकिन यही प्रतिरोध का असली चेहरा है। ये हमेशा हमारी प्राथमिकताओं को उलझा देता है। लेखक ने प्रतिरोध को एक शैतानी शक्ति की तरह चित्रित किया है। यह शांत, चालाक और घातक है। यह आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसे पहचान नहीं लेते और इसका सामना नहीं करते। वह कहते हैं, Resistance will unfailingly point to true north, meaning that calling or action it most wants to stop us from doing. We can use it as a compass. मतलब यह है कि प्रतिरोध हमेशा हमें उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां हमारी असली शक्ति छिपी होती है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो देखें कि क्या करने से सबसे ज्यादा डर लगता है। वही हमारा सच्चा मार्ग है। इस भाग का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है, अगर आप प्रतिरोध से डरकर पीछे हटते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रतिरोध को पहचान कर उससे भिड़ते हैं तो आप अपने भीतर के योद्धा को जगा रहे हैं। जीवन कोई सरल यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा तभी अर्थपूर्ण होती है जब हम अपने भीतर के इस छिपे दुश्मन से लड़ते हैं और उसे हराते हैं। एक और उदाहरण कल्पना कीजिए। एक लड़की का नाम है शिखा। वह एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है, लेकिन वर्षों से उसने मंच पर नृत्य नहीं किया क्योंकि उसे लगता है शायद अब लोग मुझे पसंद न करें। लेकिन एक दिन वह खुद से पूछती है, अगर मैंने अब नृत्य नहीं किया तो क्या मैं सच में जिंदा हूँ? वह मंच पर जाती है कांपते कदमों से, लेकिन जब संगीत शुरू होता है तो उसका आत्मा नृत्य करने लगती है। दर्शकों की तालियां उसके डर को तोड़ देती हैं। यही है प्रतिरोध पर जीत। इस भाग में लेखक यह भी कहते हैं कि प्रतिरोध अकेला नहीं आता। यह आपके साथ आपके दोस्तों को भी बहकाता है। जब आप बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो आपके अपने लोग आपको नीचे खींचते हैं, यह कहते हुए तू ये सब क्यों कर रहा है, आराम से रहना। लेकिन यह भी प्रतिरोध का ही हिस्सा है। स्टीवन बताते हैं कि जब आप उठते हैं तो यह उन लोगों को असहज करता है जो अभी भी अपने ही डर में कैद हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि प्रतिरोध का सामना आसान नहीं है। यह रोज होगा, हर सुबह जब आप उठते हैं तब। लेकिन हर बार जब आप उस डर, उस आलस्य, उस बहानेबाजी के बावजूद काम करते हैं, आप जीतते हैं। आप खुद को साबित करते हैं कि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, आप सच में जी रहे हैं। अंत में लेखक कहते हैं, Resistance will tell you that you are not good enough, but the truth is, the very act of fighting it is what makes you worthy. यानी प्रतिरोध तुम्हें बताएगा कि तुम योग्य नहीं हो, लेकिन सच यह है कि उसी से लड़ने का प्रयास ही तुम्हारी योग्यता को साबित करता है। इस अध्याय से सीख, प्रतिरोध कोई बाहरी ताकत नहीं, ये हमारे भीतर छिपा एक डर है। यह हमें हमारे उच्चतम कार्यों से दूर करता है। यह हमारी आत्मा को धीरे धीरे मारता है, लेकिन इसका एक फायदा है, यह हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई काम हमें डराता है तो वही हमारा असली उद्देश्य है। रोज इसे हराना आसान नहीं, लेकिन हर छोटी जीत हमें अपने उद्देश्य के और करीब ले जाती है। खुद से ईमानदार रहो, अपने डर को पहचानो और उसे चुनौती दो, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति विजेता होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। यही है असली कला। द वॉर ऑफ आर्ट पार्ट 2, टर्निंग प्रो, प्रोफेशनल बनना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कलाकार, लेखक या कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति कब और कैसे अपने अंदर की आवाज को इतनी गंभीरता से लेना शुरू करता है कि वो उसे अपने जीवन का ध्येय बना लेता है? टर्निंग प्रो यानी प्रोफेशनल बनना केवल किसी काम को पूरी लगन से करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ अपनाना है। स्टीवन प्रेसफील्ड इस भाग में हमें समझाते हैं कि आर्टिस्ट से प्रोफेशनल बनने की यह यात्रा कैसी होती है। यह भाग प्रेरणादायक भी है, कठोर भी और आत्मा को झकझोर देने वाला भी। जब हम अपनी रेजिस्टेंस को पहचान लेते हैं तो अगला कदम होता है प्रोफेशनल बनना। प्रेसफील्ड बताते हैं कि रेजिस्टेंस केवल एमेच्योर को डराता है, प्रोफेशनल उसे देखकर मुस्कुराता है और अपना काम करता है। प्रोफेशनल वो होता है जो काम को पूजा की तरह मानता है, उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाता है और हर हाल में डटकर खड़ा रहता है। प्रोफेशनल बनने का मतलब है अपने डर से ऊपर उठना। जब हम किसी परिणाम के लिए नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के लिए काम करते हैं, हम काम को अपनी आत्मा की मांग समझकर अपनाते हैं। लेखक कहते हैं, द एमेच्योर प्लेज फॉर फन, द प्रोफेशनल प्लेज फॉर कीप्स। यानी एमेच्योर मजे के लिए खेलता है, प्रोफेशनल हमेशा के लिए। यही मानसिकता हमें बाकी दुनिया से अलग करती है। एक सच्चा प्रोफेशनल अनुशासन में जीता है, चाहे मूड हो या ना हो, प्रेरणा मिले या नहीं, वो रोज उठकर अपने काम पर लग जाता है। एक कलाकार हर दिन ब्रश उठाता है, एक लेखक हर दिन कलम चलाता है, एक डांसर हर दिन अभ्यास करता है। प्रोफेशनल बनने का मतलब है कि हम अपने कार्य को केवल शौक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं। एक डॉक्टर या सैनिक की तरह जो अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतता। प्रेसफील्ड कहते हैं कि प्रोफेशनल अपनी आलोचना से नहीं डरता,
वो जानता है कि आलोचना उसके काम का हिस्सा है। वो उसे सुनता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। वो दूसरों की मान्यता की तलाश में नहीं जीता, उसका काम खुद में ही पूर्ण होता है। द प्रोफेशनल इज पेशेंट, ही इज इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल। यानी प्रोफेशनल धैर्यवान होता है, वो लंबी दूरी की दौड़ का धावक होता है। प्रोफेशनल अपने डर, अपने संदेह और अपने आलस्य को पहचानता है, लेकिन वो इन सबके बावजूद काम करता है। वो जानता है कि सच्ची आजादी उसे तभी मिलेगी जब वो खुद को पूरी तरह से अपने कर्म में समर्पित करेगा। Resistance will tell you anything to keep you from doing your work. It will perjure, fabricate, it will seduce you. Resistance is always lying and always full of shit. यानी resistance कुछ भी कहेगा ताकि तुम अपना काम शुरू न कर सको। वो झूठ बोलेगा, फुसलाएगा, लेकिन हमेशा याद रखो, रेजिस्टेंस झूठा है। प्रेसफील्ड मानते हैं कि प्रोफेशनल बनने का मतलब है अपने काम के साथ विवाह कर लेना। फिर चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, हम काम करना नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि प्रोफेशनल अपने दर्द को भी ईंधन बनाता है। वो उसे रोता नहीं, बल्कि उस पीड़ा को कला में ढाल देता है। यही उसकी ताकत होती है। प्रोफेशनल जानता है कि उसका असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, असुरक्षा और रेजिस्टेंस से है। हम सबके जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें निर्णय लेना होता है, क्या हम अपने डर के साथ समझौता करेंगे या अपनी सच्चाई के साथ खड़े होंगे। यही टर्निंग प्रो का क्षण होता है। एक बार जब हम ये निर्णय ले लेते हैं तो सारी कायनात हमारी सहायता करने लगती है। हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाते हैं, हमारी आत्मा हमें मार्ग दिखाने लगती है। टर्निंग प्रो का अर्थ है कि हम अपनी प्रेरणा को सिर्फ सोचने या सपने देखने तक सीमित नहीं रखते, हम उसे रोज अपने कर्म में बदलते हैं। हम खुद को एक सैनिक की तरह तैयार करते हैं। एक दिन में नहीं, हजारों दिनों में लगातार अभ्यास और अनुशासन से हम खुद को मजबूत करते हैं। एक प्रेरक उदाहरण है प्रसिद्ध लेखक जेके रोलिंग का। जब उन्होंने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया तो उनके पास ना तो पैसा था, ना ही किसी ने उनकी किताबों में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोज लिखा, लगातार लिखा, और आखिरकार उनकी मेहनत ने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने प्रोफेशनल की तरह काम किया, चाहे हालात कैसे भी रहे। प्रेसफील्ड मानते हैं कि प्रोफेशनल की सफलता का पैमाना यह नहीं होता कि उसने क्या हासिल किया, बल्कि यह होता है कि उसने कितनी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम किया। वो बाहर की वाहवाही की चिंता नहीं करता, बस रोज का युद्ध लड़ता है अपने भीतर के विरोध के खिलाफ। और सबसे अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रोफेशनल वो होता है जो खुद से बड़ा सपना देखता है, जो जानता है कि उसकी मेहनत से किसी और की जिंदगी बदल सकती है, जो अपने काम को अपने मिशन की तरह निभाता है। यही प्रोफेशनल की असली पहचान है। इस अध्याय से सीख, यदि तुम वाकई अपनी कला, अपने सपने या अपने मिशन के लिए गंभीर हो तो एमेच्योर बनो, अनुशासन में जियो, हर दिन काम करो, चाहे मन हो या नहीं। अपने डर को पहचानो, लेकिन उसके आगे झुको नहीं। अपने कार्य को अपनी आत्मा का विस्तार मानो, और याद रखो, रेजिस्टेंस तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारी सच्ची ताकत इसी में है कि तुम फिर भी आगे बढ़ो, प्रोफेशनल बनो, क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सपना और तुम्हारी आत्मा सभी यही मांग करते हैं। पार्ट 3, द हायर रेल्म, उच्च स्तर की दुनिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप पूरे मन से किसी काम में लग जाते हैं तो अचानक जैसे समय रुक जाता है, आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है, हर चीज एक दिशा में बहने लगती है और आपको महसूस होता है जैसे आप किसी और दुनिया से जुड़ गए हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब द वॉर ऑफ आर्ट का तीसरा भाग, द हायर रेल्म, इसी अद्भुत अनुभव के बारे में है। यह वह क्षण है जब हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, हम ईश्वर से संवाद कर रहे होते हैं। जब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, यानी आपने अपने डर, भ्रम और आलस्य को पार कर लिया है, तब आपके सामने एक नया द्वार खुलता है। ये द्वार सिर्फ काम का नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक दरवाजा होता है जहाँ रचना, प्रेरणा और आत्मा एक हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, When we sit down day after day and keep grinding, something mysterious starts to happen. A muse begins to show up. यानी जब हम हर दिन नियमित रूप से समर्पित होकर काम करते हैं तो एक रहस्यमयी शक्ति, एक म्यूज हमारी सहायता करने आती है। यह म्यूज क्या है? यह प्रेरणा की देवी हो सकती है, यह आपकी आत्मा की गहराई से निकलती हुई रचनात्मक ऊर्जा हो सकती है, या यह वह दिव्य स्पंदन हो सकता है जो ब्रह्मांड में हर रचनाकार को छूता है। प्रेसफील्ड बताते हैं कि म्यूज हमें उस क्षण छूती है जब हम अपने स्वार्थ को एक ओर रखकर केवल सेवा की भावना से कुछ रचते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें महान लेखक या चित्रकार होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति
जो पूरी निष्ठा से अपने काम को सेवा मानकर करता है, वह इस हायर रेल्म से जुड़ सकता है। लेखक के अनुसार हमारी प्रेरणा एक उपहार है, और यह उपहार हमें बिना शर्त इसलिए मिला है ताकि हम इसे दुनिया के साथ साझा करें। द आर्टिस्ट्स लाइफ इज अ सेक्रेड कॉलिंग, वे कहते हैं, यानी कलाकार का जीवन एक पवित्र बुलावा है। इस बुलावे को सुनने के लिए हमारे अंदर मौन, विनम्रता और समर्पण होना जरूरी है। एक कलाकार जो रोज सुबह उठकर अपने स्टूडियो में काम करता है, एक लेखक जो हर दिन लिखता है भले ही कोई उसे नहीं पढ़ रहा हो, एक शिक्षक जो बिना रुके अपने छात्रों को नई चीजें सिखाता है, ये सब उस हायर रेल्म के सच्चे साधक होते हैं। वे जानते हैं कि यह काम केवल पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं है, यह एक पुकार है, एक तपस्या है। इसी विचार को समझाने के लिए लेखक ग्रीक पौराणिक कथाओं से म्यूज का जिक्र करते हैं। प्राचीन यूनानी मानते थे कि कलाकारों की प्रेरणा म्यूज नाम की दिव्य आत्माओं से आती है। ये म्यूज किसी को भी छू सकती है, लेकिन केवल उन्हें जो अपनी आत्मा खोलकर समर्पण के साथ अपने कार्य को साधना मानते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि जब हम हायर रेल्म से जुड़ते हैं तो डर गायब नहीं होता, वह हमारे साथ रहता है, लेकिन अब वह हमें रोकता नहीं, हम उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर और प्रेरणा साथ साथ रहते हैं, और यह विरोधाभास ही हमें मनुष्य से देवता की ओर ले जाता है। Resistance will tell you anything to keep you from doing your work. It will perjure, fabricate, it will seduce you. Resistance is insidious. इसका मतलब है कि प्रतिरोध हमेशा आपके कान में फुसफुसाएगा कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब आप हायर रेल्म से जुड़ते हो तो वह आवाज कमजोर पड़ जाती है। यह भाग हमें यह भी सिखाता है कि सफलता का सही अर्थ क्या है। सच्ची सफलता तब है जब आप नियमित रूप से बिना किसी शर्त के अपने कार्य में लगे रहते हैं, जब आप प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि खुद को उस प्रेरणा के योग्य बनाते हैं। यह किताब बताती है कि प्रेरणा किसी विशेष दिन का मेहमान नहीं है, वह हर दिन उसी वक्त आती है जब आप नियमित रूप से काम के लिए उपस्थित होते हैं। शो अप, शो अप, शो अप एंड आफ्टर अ व्हाइल द म्यूज शोज अप टू। ये विचार जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है, चाहे आप लेखक हों, शिक्षक हों, इंजीनियर हों या गृहिणी। जब आप अपने कार्य को एक साधना की तरह करने लगते हैं तो वह कार्य आपको साधता है, फिर वही काम आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। यही हायर रेल्म है जहां आप अपने काम में अपने अस्तित्व को विलीन कर देते हैं। आइए एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। एक भारतीय ग्रामीण चित्रकार जिनका नाम शायद कोई नहीं जानता, वे हर दिन एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर पारंपरिक मिथिला चित्र बनाते हैं। न उन्हें प्रसिद्धि चाहिए, न पैसा, वे बस उस चित्र में अपनी आस्था को रंगों के माध्यम से डालते हैं। उनके चित्रों को देखकर किसी को भी आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। यह वही हायर रेल्म है जहां कला और आत्मा एक हो जाती है। लेखक एक और विचार साझा करते हैं, एंजल्स। वे कहते हैं कि जब आप अपना काम नियमित रूप से करते हैं तो स्वर्गदूत भी आपकी सहायता करने आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सच में पंखों वाले फरिश्ते उतरते हैं, बल्कि यह एक रूपक है। जब आप अपने काम में सच्चे होते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में हो जाती हैं। We are not alone. Angels are here. We only have to do our work. लेखक इस विचार को और गहराई देते हुए बताते हैं कि जब हम केवल अपना नाम कमाने के लिए कुछ करते हैं तो वह कार्य खोखला हो जाता है, लेकिन जब हम उसे सेवा और सच्चे उद्देश्य के लिए करते हैं तो उसमें आत्मा उतरती है। यही आत्मा, यही दिव्यता हमारे काम को विशेष बनाती है। हायर रेल्म में प्रवेश करने का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन कठिन भी है। बस हर दिन बिना बहाना बनाए अपने काम को करना है। वहां कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक आंतरिक अनुशासन है। एक साधक की तरह अपने टेबल पर बैठ जाना, एक कलाकार की तरह हर दिन अपने कैनवास को छूना, एक लेखक की तरह हर दिन खाली पन्ने को भरने की कोशिश करना, यही उस दरवाजे की चाबी है जो हायर रेल्म की ओर खुलता है। अब कल्पना कीजिए, अगर हर इंसान अपने जीवन में इस सोच को अपनाए, हर काम को पूजा की तरह करे, तो हमारा समाज कैसा होगा। हम केवल नौकरी नहीं करेंगे, हम उद्देश्य पूर्ण जीवन जिएंगे। तब हम केवल लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि आत्मिक विकास भी करेंगे। एक अंतिम प्रेरणादायक विचार, जब भी आप अपने काम को लेकर असहाय महसूस करें तो याद रखें, यू हैव बीन गिवन अ गिफ्ट, यू हैव बीन गिवन अ गिफ्ट, यूज इट, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर इट। यानी आपको एक उपहार मिला है, उसका उपयोग करो। यह सिर्फ एक अवसर नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाना ही जीवन का सार है। इस अध्याय से सीख, हर इंसान के अंदर एक दिव्य रचनात्मक शक्ति होती है जो केवल तब जागती है जब हम अपने काम को एक सेवा की तरह करते हैं। प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह हमारे नियमित
अनुशासित और समर्पित प्रयासों से उपजती है। जब हम अपने डर को पार करते हैं और प्रतिरोध के बावजूद हर दिन अपने कार्य को करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी सहायता करती हैं। हायर रेल्म वह स्थिति है जहां कर्म और आत्मा एक हो जाते हैं। ये क्षेत्र केवल कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए नहीं जो सच्चे दिल से कुछ सार्थक बनाना चाहता है। अपने कार्य को एक पवित्र कर्तव्य मानो, उसे साधना की तरह करो और फिर देखो कि कैसे म्यूज तुम्हारी आत्मा को छूती है। यही है सच्चा उद्देश्यपूर्ण जीवन और यही इस पुस्तक की सबसे महान सीख है। तो दोस्तों, अगर आज की ये किताब द वॉर ऑफ आर्ट ने आपके दिल और दिमाग को कहीं भी छू लिया हो, अगर आपने महसूस किया हो कि आप भी अंदर से कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कोई अदृश्य दीवार आपको रोक रही है, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार हर बार आपके पास सबसे पहले आए, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस या द 48 लॉज ऑफ पावर जैसी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो आज ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन कहानियों को महसूस कीजिए जो आपके सोचने के तरीके को ही बदल देंगी। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं स्किल फैल्कन, जहां हर मंडे और सैटरडे सुबह 10 बजे हम आपके लिए लाते हैं एक नई किताब की गहराई में डूबी हुई, दिल को छू लेने वाली और दिमाग को जगा देने वाली लेकिन जरूरी बुक समरी। क्योंकि हम मानते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं और उन्हें जीने के लिए वक्त देना पड़ता है। तो अगली किताब की उस खास सुबह तक जब हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुद पर यकीन रखिए, अपने जज्बे को मत मरने दीजिए और अपने आर्ट की वार को जीतने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।